वास्तु जैसे नेगेटिव एनर्जी को तो दूर करता है, क्या भूत प्रेत इन सब को भी दूर करता है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कुआं, साउथ ईस्ट में एंट्रेंस, नॉर्थ वेस्ट में पानी। तो ऐसे गांवों में रहने वाले बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे, एक्सीडेंटल डेथ होगी, मेंटल स्ट्रेस होगा, अकाल मृत्यु होगी। आजकल तो लोग फ्लैट्स में रहते हैं मोस्टली, बड़े शहरों में भी, तो उनको भी क्या वास्तु दोष या भूमि दोष लागू होता है? कि भगवान के नाम मत रख। लोग राम रख देते, कृष्ण रख देते, सीता रख देते, और फिर उनको गालियां भी देते हो। नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं हूं कंचन जायसवाल और आज हम मिलने आए हैं डॉक्टर आकाश गुप्ता जी से, जो वास्तु कंसल्टेंट की दुनिया में 24 साल से जुड़े हुए हैं। नमस्कार कंचन जी, थैंक यू यहाँ आने के लिए। बताएं आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि आज की तारीख में सभी लोग, चाहे छोटा हो चाहे यंग हो, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं दिन रात कि वो सक्सेस अचीव कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं इतना डाउनफॉल देखते हैं। तो क्या वास्तु जिम्मेदार है इसके लिए, या जहां हम रह रहे हैं वहां का वास्तु सही नहीं है? तो आप हमें थोड़ा सा बताएं कि वास्तु है क्या। देखिए, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। हम सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं। कुछ लोग 100% मेहनत करते हैं, कुछ 200% मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स हमको बहुत कम मिलते हैं। इसका एक मुख्य कारण होता है घर का वास्तु दोष। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुंडली और आपके ग्रह, ये और आपके कर्म, ये भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बल्कि कर्म को तो मैं सर्वोपरि मानता हूँ कि जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आपको फल मिलेंगे। लेकिन इस फल को और ज्यादा पॉजिटिव आप बना सकते हैं यदि आप अच्छी वास्तु में रहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं और आपका वास्तु खराब है। आप 100% मेहनत करेंगे तो आपको 50% रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपका वास्तु खराब है। लेकिन जिस टाइम आपका समय खराब आएगा, आदमी के जीवन में समय हमेशा अच्छा नहीं होता, अप डाउन्स लगे रहते हैं। लाइक ईसीजी में अप डाउन्स हैं। जब तक जिंदगी है तब तक ईसीजी तब है, तक अप डाउन रहता अप डाउन रहना ही रहना है। तो जब तक अप डाउन्स रहेंगे तब तक लाइफ है। जिस दिन अप डाउन्स खत्म उस दिन लाइफ है खत्म। लाइफ। जी तो बिल्कुल इसलिए सही ये तो बोला। चलता ही रहेगा। अब बुरे समय में यदि आप अच्छी वास्तु में रहते हैं तो आपको उसका नुकसान कम होता है, और अच्छे समय में आप अच्छी वास्तु में रहते हैं तो रिजल्ट्स जो है वो 200% मिलते हैं। मतलब आपने 100% मेहनत की तो आपको 200% प्रॉफिट होगा अगर आप अच्छी वास्तु में रहते हैं। और जो आपने सवाल पूछा कि संघर्ष बहुत ज्यादा होता है और रिजल्ट्स कम मिलते हैं, ऐसे जिनके साथ ये दोष है वो अपना घर चेक करें। उनके घर में मेन एंट्रेंस साउथ वेस्ट से होगी और साउथ जोन उनका सबसे ज्यादा खुला हुआ होगा। जहां पे दक्षिण दिशा खुली होती है, पश्चिम दिशा खुली होती है, साउथ वेस्ट मेन एंट्रेंस होते हैं, ऐसे घरों में लोगों को संघर्ष बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जब आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को कंबाइन करते हैं तो आपको उसमें पता चलेगा कि दक्षिण दिशा मंगल उसके स्वामी है और पश्चिम दिशा के स्वामी शनि। और ये दोनों ही ग्रह आदमी की प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। तो आदमी इतनी मुश्किल से घर बनाता, अपनी छत बनाता है, तो क्या करना चाहिए फिर हमें? घर तो नहीं बदल सकते हम रोज रोज। देखिए, जैसे कि हमारे पूर्वज जब हमने घर बनाते थे तो वो कुछ चीज़ों के बहुत बेसिक रूल्स फॉलो करते थे, जो आजकल हम इस अर्वाचीन युग में, इस आधुनिक युग में हम वो चीज़ भूल गए। आपने भी अपने परदादा, नाना, दादा लोगों का घर देखा होगा। वो लोग क्या करते थे, अपने घर को रोड से कम 5-6 फीट ऊपर स्टेप्स चढ़ के बनाते थे। और उनके घर के सेंटर में एक आंगन होता था, कोर्टयार्ड, और उसमें एक तुलसी जी का पौधा लगा होता था। तो आपने देखा होगा कि सारे लोग बहुत हेल्दी रहते थे, बहुत रिच रहते थे, और उनका सब कुछ संपन्न रहते थे। ऐसा क्यों? उनकी एज भी बहुत लंबी होती थी, करीब करीब 80, 90, 100 100 साल जीते थे वो। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि वास्तु का पहला नियम, जब भी आप घर बनाएं, उस घर के कर्ता पुरुष यानी कि मनुष्य की ऊंचाई के बराबर आप फ्रेश मिट्टी डालें, या उतना एक्सकावेट करके फ्रेश मिट्टी वहां पे नई मिट्टी डाल के फिर घर बनाए।
तो पहले लोग क्या करते थे, गड्ढा भी खोदते थे नींव के लिए, प्लस उसको 4-6 फीट ऊपर कर देते थे, तो एक मनुष्य की ऊंचाई के बराबर ऊंचा हो जाता था। दूसरा नियम वो क्या फॉलो करते थे, जो वास्तु का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, ब्रह्म स्थान, घर का सेंटर। वो घर के सेंटर में कोर्टयार्ड, आंगन बना देते थे। तो सूरज जब भी बीच में आता था तो सब तरफ उसकी रोशनी फैलती थी और हवा जो है वो वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाता। पॉजिटिव तो एनर्जी। काया जो है वो निरोगी हो जाती थी, मतलब वो हेल्दी लाइफ जी पाते थे। तो ये दूसरा कंसेप्ट, प्लस वो बीचों बीच एक तुलसी जी का पौधा लगाते थे। अब आयुर्वेद में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि तुलसी बहुत तरीके से बेनिफिशियल है। आजकल तो तुलसी जी के वो जूस वगैरह ये भी सब मिलने लग गए है ना, बहुत सारी चीजें मिलने लगी। तो तुलसी हर तरीके से ह्यूमन के लिए बहुत उपयोगी है। तो हमारे पूर्वज ये सब चीजें ये जानते थे, और हम वेस्टर्न युग की तरफ जा रहे हैं तो हम इन सब चीज को भूलें, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर साउथ में अगर एंट्रेंस है या साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है, जैसे कि आपने पहले बोला, तो क्या रेमेडी इसकी कारगर रहेगी? आप थोड़ा हमें बताएं। देखिए, जब आप, जैसा अभी आपने सवाल पूछा कि हम एक बार घर बनाते हैं, अब घर बन चुका है, मान लीजिए वो गलत बन चुका है, तो अब उसको हम तोड़ के नया तो नहीं बना सकते या दूसरे घर में शिफ्ट नहीं हो सकते। तो ऐसे टाइम पे आपको रेमेडीज ही यूज करनी है। रेमेडीज यूज करके आप उसके दोष कम कर सकते हैं और उसके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अब साउथ वेस्ट में जैसा आपने बोला कि मेन एंट्रेंस डोर है और दक्षिण ओपन, तो एक जनरल रेमेडी यदि मैं आपको बोलूं तो दक्षिण में आप बड़े पेड़ लगाएं, मतलब अशोक, ऐसे टाइप के अशोक के बड़े पेड़ लगाएं। और साउथ वेस्ट को जितना हो सके उतना ब्लॉक रखें, मतलब डोर्स को बंद रखें। और साउथ वेस्ट की कुछ रेमेडीज हैं जो कि घर पे देखने के बाद ही हम बताते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। जी। और घर में अधिकतर लोग फलों के पेड़ लगा लेते हैं, तो क्या वो लगाना उचित होता है? देखिए, फलों के पेड़ लगाने में बहुत सारे मतभेद हैं। वास्तु के अनुसार यदि आप फलदार वृक्ष घर में लगाते हैं और उस वृक्ष की छाया आपके घर पे पड़ती है, तो ऐसे घरों में संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब मान लीजिए आप हैं, तो आपकी माँ को आपकी चिंता बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि उनको संतान सुख नहीं होगा। अब आपकी संतानें हैं, आप अपनी संतान के लिए चिंतित रहेंगी, क्योंकि संतान सुख में बाधा उत्पन्न हो गई। अच्छा, दूसरे कुछ फलदार वृक्ष ऐसे हैं जिनमें दूध वगैरह भी होता है उसको तोड़ने पे, तो ऐसे पेड़ जब भी घर में रहेंगे तो ये हमेशा कलह की स्थिति ही उत्पन्न करेंगे और ये हमेशा नुकसानदायक होंगे। हो सकता है कि ऐसे घरों में लोगों के एबॉर्शन, मिसकैरेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि फल जो है वो नेक्स्ट पीढ़ी को दर्शाता है। मतलब कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका बीज लगाने से आपका अगला पेड़ होता है ना, तो वो नेक्स्ट जनरेशन को दर्शाता है। तो इसलिए फलदार जब वृक्ष जब भी घर में होंगे उसकी नेक्स्ट जनरेशन पे इफेक्ट जरूर होता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, आपके 24 साल के करियर में तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे, लेकिन कुछ ऐसा बताइए जो हमारे दर्शकों को दिल से छू ले। देखिए, मैंने अपने करियर में हजारों लोगों का वास्तु किया है, लेकिन जब मैंने अपनी थीसिस कंप्लीट की और वास्तु पे गहन अध्ययन किया, तो मैंने मेरे टॉपिक में लाल किले को चूज किया कि दिल्ली का लाल किला, उसमें ऐसा क्या खास है वास्तु के हिसाब से। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाल किला लाल पत्थर से बना हुआ है, आपने भी कभी ना कभी लाल किला जी विजिट हाँ, किया होगा। बचपन से ही। तो लाल किले में सिर्फ दो ही पत्थर का यूज है, एक रेड एंड एक व्हाइट। तीसरा पत्थर लाल किले में पूरा यूज नहीं है। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? जबकि मुगल्स जो है वो ग्रीन को शुभ मानते थे, जी बिल्कुल। फिर उन्होंने ग्रीन पत्थर क्यों नहीं यूज किया? यही मेरा मेन टॉपिक था मेरे थीसिस का, जिस पर मैंने बहुत रिसर्च किया और गहन अध्ययन किया। फिर मैंने बहुत सारे डोर्स पे, गेट के, बड़े बड़े किले के द्वारों पे अध्ययन किया कि जैसे हम अपने घर के द्वार पे सिंबल्स लगाते हैं, वैसे ही किले के द्वारों पे अलग अलग ऑस्पिशियस सिंबल्स बनाए जाते हैं। रंगोलीज हम घर के बाहर बनाते हैं, आप देखेंगे बड़े बड़े, आप मंदिरों में जाएंगे तो आपको दिखेंगे कि वहां पे कछुए बने हुए हैं। जी। जितने बड़े मंदिर में जाएंगे उनमें आपको सबको कछुए दिखेंगे।
तो सारे ऑस्पिशियस सिंबल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करते हैं। यही जब एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर ये टॉपिक ऐसा है कि हम डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट यही मेरे जीवन का सबसे अमूल्य एक्सपीरियंस है जो वाकई में सोचने लायक है। जैसे अब मैं आपको एक चीज़ और बोलूं, आपको पता है कि हमारे सारे राजनेता दिल्ली में ही रहते हैं। आपको ये भी पता है कि दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया सिंस महाभारत काल, इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी था। ठीक है, सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ टाइम के लिए पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाया, वापस से दिल्ली राजधानी बना। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया सिंस महाभारत काल, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में रह के जिसने राज किया उसने पूरे हिंदुस्तान पे एक छत्र राज किया। आप इस बात से सहमत हैं? जी। अब आप ये बताएं कि जितने पैसे वाले लोग वो सारे मुंबई में रहते हैं। वेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया इज मुंबई। मुंबई। ऐसा क्यों? यही वास्तु, अब ज्योग्राफी जब आप देखेंगे ना तो आपको वास्तु समझेगा कि वास्तु में क्या ऐसा है। मुंबई में ऐसा क्या है कि सारे पैसे वाले वहीं रहते हैं। दिल्ली में ऐसा क्या है कि पावर वाले सारे, जिनको पावर का शौक है वो दिल्ली में रहते हैं। और लाल किले में ऐसा क्या है? तो ये वास्तु का अध्ययन जब आप करेंगे डिटेल में, तब आपको पता चलेगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या है। और यही बहुत ही प्रेस्टिजियस एक्सपीरियंस होगा आपकी लाइफ में। वास्तु जैसे नेगेटिव एनर्जी को तो दूर करता है, लेकिन क्या भूत प्रेत इन सब को भी दूर करता है? देखिए, आपका सवाल ठीक है, लेकिन इसका जवाब आपके सवाल में ही है। आप नेगेटिव एनर्जीज को क्या मानते हैं? नेगेटिव एनर्जीज, अगर हम पिशाच बाधा या प्रेत बाधा बोलते हैं, नजर दोष, ये क्या है? ये नेगेटिव एनर्जीज हैं। अब इसको आप प्रेत बाधा पिशाच बाधा बोलें या नेगेटिव एनर्जीज बोलें, एक ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या है जो आपने पूछा, वास्तु करने से एनर्जी पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये आपका दूसरा सवाल। आपके दो सवाल अलग अलग हैं। अब वास्तु करने से एनर्जी पॉजिटिव होती है क्योंकि वास्तु एक साइंस है। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आदमी कंफ्यूज ना हो एस्ट्रोलॉजी वर्सेस वास्तु में। एस्ट्रोलॉजी इज 100% मैथमेटिक्स। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो एस्ट्रोलॉजी का है ना, वो मैथमेटिक्स है। मतलब एक ही सवाल को हल करने के कई डिफरेंट मेथड्स। जैसे आपने सुना होगा कि आपके कुछ ही, आप कुंडली दिखाने गए तो बोलते कि आपकी फलानी ग्रह की ये दृष्टि पड़ रही है, अभी इसकी महादशा आ गई, अभी इसकी अंतरदशा आ गई, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ। तो ये क्या हो गया? ये मैथमेटिक्स हो गई। जी। क्योंकि जहां दशाएं आ गई, जहां नंबर्स आ गए, मैथमेटिक्स आ गई। वास्तु क्या है? ये एक साइंस है जो नेचर बेस्ड साइंस है। सूरज पूरब से उगता है, ईस्ट से, तो वो दुनिया के हर कोने में ईस्ट से ही उगेगा। वो वेस्ट में डूबता है तो वेस्ट में ही डूबेगा। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड्स हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, ये कभी नहीं बदल सकते। तो वास्तु की एनर्जी को, मतलब जो आपका पहला सवाल शुरू किया था कि वास्तु क्या है, मैं इसका आंसर अब यहाँ देना चाहूंगा। इसका एक ही लाइन का आंसर है, बैलेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वास्तु। घर की एनर्जी को बैलेंस होना चाहिए, ये वास्तु है। अब आपके दूसरे बात पे आता हूं मैं, जो आपने पूछा क्या भूत प्रेत होते हैं। देखिए, जिनकी अकाल मृत्यु होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, सुसाइटल केस होते हैं, ये आत्माएं अतृप्त होती हैं। इनका कोई करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए ये कई बार भटकती रहती हैं और किसी ना किसी ऐसे पर के पास पहुंच जाती हैं जहां उनको लगता है कि ये आदमी हमें मोक्ष दिलाएगा। और ऐसा तब होता है जब आदमी का ऑरा कमजोर हो और उसका वास्तु खराब हो। मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, एक मेरे क्लाइंट के साथ में। वास्तु के महादोषों में आपने सुना होगा कि साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा में यदि कुआं बनाया गया तो वास्तु के महादोषों में से एक होता है। ये तो सभी जानते हैं, आजकल सभी रील्स देखें, वीडियो देखें तो सबको इतना पता ही है। मेरा एक ऐसा क्लाइंट था जिनके साउथ वेस्ट में कुआं था। उनका मेन एंट्रेंस था साउथ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट में उनका सीवर का चैम्बर था, ठीक है। और उनके नॉर्थ वेस्ट में पानी की टंकी थी, ओवरहेड वाटर टैंक, ठीक है।
अब अगर कोई भी वास्तु कंसल्टेंट को आप लेके जाएं या किसी भी अच्छे जानकार को लेके जाएं, वो घर के साथ बोल के बोलेगा कि ये घर जो है ये छोड़ दो आप, ये बेकार है, ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे वास्तु के महादोष हैं। देखिए, वास्तु दोष की रेमेडी हो सकती है जो कुछ परसेंटेज तक इफेक्टिव है, लेकिन वास्तु के महादोष जब आ जाते हैं ना, तो उनकी रेमेडी का इफेक्ट होता ही नहीं। वो आपको जैसे कुआं है तो बंद ही करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट आप ले नहीं पाएंगे, पूरा वास्तु के रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। उस फैमिली में एक डेथ हुई, उनका एक आदमी जल के मरा, उनको बहुत ड्रिंकिंग का शौक था। दूसरे का रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई, जबकि वो अच्छे पैसे वाले एक जमींदार घर के हुआ करते थे। मतलब उस फैमिली में मैंने खुद 4-5 एक्सीडेंटल डेथें देखी हैं, अकाल मृत्यु जिसको आप बोलते हो। ऐसे घरों में अकाल मृत्यु बहुत होती है जहाँ पे इस तरह के दोष हों। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कुआं, साउथ ईस्ट में एंट्रेंस, नॉर्थ वेस्ट में पानी, और नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक या गटर या सीवर। तो ऐसे घरों में रहने वाले बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे, एक्सीडेंटल डेथ होंगी, मेंटल स्ट्रेस होगा, अकाल मृत्यु होगी। और जब ये चीजें होती है ना, तो निगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है। मतलब वास्तु यदि गलत हो गया तो फिर वहां पे भटकती हुई जो भी आत्माएं हैं, जो प्रेत पिशाच बाधा जो आप बोले, ये सब चीजें वहां अट्रैक्ट होंगी, वो भी उन लोगों के दिमाग पे हावी हो जाएंगी। क्योंकि नेगेटिव चीज हमेशा नेगेटिव घर ढूंढती है। अगर आपके घर पॉजिटिव है, आपकी बॉडी का ऑरा स्ट्रांग है, तो कोई भी नेगेटिव चीज आपके आसपास नहीं आएगी। आपका ऑरा स्ट्रांग है, आपके चक्र बहुत स्ट्रांग है, तो किसी की नजर आपको नहीं लगेगी। लेकिन यदि आप वीक हैं, हार्ट से वीक हैं, तो आपको जरूर नजर जल्दी लगेगी। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो डॉक्टर साहब, नेक्स्ट सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी, आजकल जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं मोस्टली बड़े शहरों में भी, तो उनको भी क्या वास्तु दोष या भूमि दोष लागू होता है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, लेकिन आपने सवाल दो किए, वास्तु दोष और भूमि दोष, ये दो अलग अलग चीजें हैं। फ्लैट वालों को एटमॉस्फेरिक कंडीशन के दोष ज्यादा लागू होंगे, भूमि दोष कंपैरेटिवली कम लागू होंगे, लेकिन होंगे। मान लीजिए किसी ने, बिल्डर ने कोई शमशान घाट या कब्रिस्तान की जमीन लेके उसको फ्लैट करके उसमें मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बना दिया, तो आपका क्या कहना, उसमें भूमि दोष लागू होंगे? उसको होने तो चाहिए। तो अब आप मानती हैं होने चाहिए, तो भूमि दोष होते हैं, भले आप कोई से फ्लोर पर चले। दूसरा, आपने जो पूछा, क्या मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में, फ्लैट्स में वास्तु दोष? चूंकि आर्किटेक्ट लोग क्या करते हैं, आजकल स्क्वायर रेक्टेंगुलर फ्लैट आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। वो लोग एलिवेशन देने के लिए ना कोई कोना कट कर देते, बिल्डिंग का एलिवेशन देने के लिए और बिल्डिंग को सुंदर दिखाने के लिए थोड़ा आड़ा टेढ़ा बना देते। तो उसकी वजह से वास्तु की उप दिशाएं जो होती हैं, जैसे ईशान नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उसमें क्या होता है, दो दिशाओं का प्रभाव आता है, ईस्ट का भी और नॉर्थ का भी। किसी भी कॉर्नर पे दो डायरेक्शंस का प्रभाव आता है। जैसे साउथ ईस्ट में साउथ और ईस्ट का आएगा, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ और ईस्ट का आएगा। तो जितनी उप दिशाएं हैं वो मुख्य दिशा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, और हम हमेशा उप दिशाओं को नेग्लेक्ट करते हैं और मेन दिशाओं पे फोकस करते हैं। बल्कि होता उल्टा है वास्तु में। मुख्य दिशा में तो एक ही दिशा का प्रभाव है, उप दिशाओं में दो दिशाओं का प्रभाव। तो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दो दिशाओं वाला ना। तो उप दिशाएं इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन मेन डायरेक्शन। लेकिन आर्किटेक्ट लोग उसी उप दिशा में कट कर देते हैं डिजाइन देते टाइम। तो जो उप दिशा कटी होगी, जैसे आपको मान लीजिए हम समझते हैं किसी घर में ईशान्य कट गया, नॉर्थ ईस्ट कट, तो वास्तु के सिम्टम्स में ऐसे घरों में मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगा, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे। अब किसी के घर में नॉर्थ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक, वायव्य दिशा में, तो ऐसे घरों में लव मैरिजेस होती हैं। तो वास्तु के कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे रूल हैं। जैसे आप बोले कि फैमिली में आपसी मतभेद है, मतलब बाप की बेटे से नहीं पटती, भाई की भाई से नहीं पटती है, तो ऐसे घरों में क्या, हर दिशा के अपने सिम्टम्स हैं। कौन सी, कोई दिशा कन्या को रिप्रेजेंट करती है, कोई दिशा मेल्स को रिप्रेजेंट करती है, कोई भाई को, कोई पिता को, कोई बहन को। ये सारे अलग अलग दिशाओं के वर्ग हैं।
हम हमारे सिलेबस में ये सारे कोर्सेज भी सिखाते हैं और इसके सारे बेसिक्स भी सिखाते हैं कि जब आप हमारे यहाँ कोई भी कोर्स करता है वास्तु का तो हम ये सारी डिटेल्स उसमें पढ़ाते भी हैं और समझाते भी हैं कि आप किसी के घर का मैप देख के उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र के दो मुख्य आचार्य हुए हैं। एक हुए विश्वकर्मा जी, जिसको आप सब जानते हैं। दूसरा थे राजा मय। विश्वकर्मा उत्तर भारतीय परंपरा के मुख्य आचार्य हैं और राजा मय दक्षिण भारतीय परंपरा के मुख्य आचार्य हैं। राजा मय शायद आप ज़्यादा उनसे फेमिलियर नहीं होंगे इस नाम से। राजा मय जो है वो रावण के ससुर थे। अच्छा जी। उन्होंने लंका पूरी डिजाइन की थी। तो राजा मय, उन्होंने वास्तु की दक्षिण भारतीय परंपरा राजा मय से चलती है और उत्तर भारतीय विश्वकर्मा। तो जो मल्टी स्टोरी है, आपका कहने का मतलब है अगर वहाँ के जो उप दिशाएं कट जाएंगी तो वहां पर वास्तु दोष लागू आएगा होगा। ही आएगा। फिर वास्तु देश का हमें उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि हम उस फ्लैट को चौड़ा तो नहीं कर सकते, स्क्वायर रेक्टेंगुलर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी रेमेडीज कर सकते। हम्म। पर कुछ वास्तु के महादोष होते हैं जिनकी रेमेडीज करने से उसका इफेक्ट 100% पॉजिटिव तो नहीं होता, लेकिन हाँ 80% तक हो जाता है। अच्छा, वेस्ट क्या रहता है, किचन की दिशा वेस्ट क्या रहती है? ये तो आजकल सभी को पता है कि फर्स्ट ऑप्शन साउथ ईस्ट, आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा में ईस्ट फेसिंग किचन होना ही चाहिए। और सिंक कहाँ होना चाहिए? किचन के नॉर्थ ईस्ट में सिंक होना चाहिए। मतलब दूर दूर होना चाहिए दोनों चीजों को, देखिए, गैस और सिंक। गैस को और किचन के बीच में एक पार्टीशन और सिंक के बीच में एक पार्टीशन होना चाहिए, क्योंकि यदि बर्तन धोते टाइम उसके छींटे गैस पे पड़ गए तो फीमेल्स को हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए वो पार्टीशन कंपलसरी है कि ड्राई होना चाहिए। अग्नि में पानी जब भी मिक्स होगा तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। और बच्चों की पढ़ाई की दिशा सबसे बेस्ट क्या होती है? बच्चों को हमेशा ईस्ट फेसिंग बैठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। जहाँ से सूरज उगता है हाँ, वहां। उस डायरेक्शन में और मुंह करके किताबें पढ़ना कहाँ चाहिए। रखनी चाहिए? देखिए, ये तो फिर बेसिक कंसेप्ट है। देखिए, ईस्ट और नॉर्थ हल्का होना चाहिए, वेस्ट एंड साउथ भारी होना चाहिए। अब किताबों को हम हैवी वेट्स कंसिडर करते हैं, तो जिस भी रूम में बैठ के पढ़ते हैं उसके वेस्ट और साउथ में हैवी वेट्स रखते हैं, और ईस्ट और नॉर्थ को जितना खाली और खुला छोड़ेंगे उतना अच्छा होगा। अब जैसे आपने पूछा कि अगर हमारी अपार्टमेंट में ये दिशा कट है तो हम क्या करें, या बच्चों की स्टडी रूम प्रॉपर जगह नहीं आया है, हम नहीं बैठ पा रहे हैं ईस्ट फेसिंग, तो क्या करें। फिर उसके लिए क्या है, फेंगशुई का हम यूज़ करते हैं, कुछ सामान का यूज़ करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एजुकेशन टावर है, इसको एजुकेशन टावर बोलते हैं। ये बच्चों की टेबल पे रखा जाता है। तो ये फेंगशुई के कुछ आइटम्स हैं। फेंगशुई मतलब चाइनीज वास्तु। जी जी। ये उसके कुछ आइटम्स हैं जो सिंबल्स पे बिलीव करते जी, बीच में विंड चाइम बहुत प्रचलित हुआ था फैक्ट्री में, उसका भी कोई बहुत अच्छा इफेक्ट है हैं। क्या? देखिए, विंड चाइम्स को हिंदी में हम बोलते हैं वायब संवाहिनी, जो हवा से बचती हैं। हवा से बजती हैं जी। ठीक है, विंड चाइम हमेशा ऐसी जगह लगाते हैं कि उसको हवा से वो थोड़ी वो बजे, साउंड क्रिएट साउंड करे। क्रिएट हाँ। करे। अब विंड चाइम्स डिफरेंट मटेरियल की होती हैं। यदि विंड चाइम आप सही मटेरियल की सही डायरेक्शन में लगाएं तो वो बहुत इफेक्टिव होती हैं। पर आजकल तो लोग विंड चाइम शो पीस के तौर पे लगाते हैं। बट विंड आपके चाइम्स अकॉर्डिंग वुडन होना चाहिए या एल्यूमिनियम? मेरे अकॉर्डिंग विंड चाइम सबसे पहले 5 या 7 वॉट से उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उससे कम वाली विंड चाइम बेकार है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विंड चाइम ऐसी होनी चाहिए जो हल्की हवा से भी थोड़ी सी साउंड करे, माइल्ड साउंड करे। एकदम तेज साउंड वाली भी आपकी रात में नींद खराब करेगी। जी जी जी। तो इसलिए माइल्ड साउंड वाली विंड चाइम होनी चाहिए। तीसरी चीज़, विंड चाइम लगानी चाहिए डायरेक्शंस के हिसाब से। जैसे नॉर्थ में लगाएं तो सिल्वर कलर की विंड चाइम्स लगाएं, साउथ में लगाएं तो वुडन विंड चाइम लगाएं। इस तरीके से आपको विंड चाइम्स को कैटेगराइज किया गया। क्रिस्टल की विंड चाइम्स अलग डायरेक्शंस के लिए, मतलब आजकल नहीं वो चमकीली क्रिस्टल्स की आती हैं, कुछ आती हैं सिरामिक की विंड चाइम्स आती हैं। तो हर विंड चाइम्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के तो लिए। बेम्बू प्लांट का क्या इफेक्ट होता है? बैम्बू प्लांट को बेसिकली गुड लक प्लांट कहा जाता है। ये क्या करता है कि आदमी की निगेटिव एनर्जीज को एब्सॉर्ब करता है, पॉजिटिव एनर्जीज को फैलाता है वातावरण में, स्प्रेड। मतलब वो हम शॉप पर, शॉप ऑफिस पर, आपकी ऑफिस या टेबल पे, आगे आपके घर पे, आपके बेडरूम के बेड की साइड टेबल पे, ड्राइंग रूम की टेबल पे, कहीं पे भी रख कहीं सकते पर हैं। भी एज अ शो पीस भी रख सकते हैं। हाँ,
बिल्कुल रख सकते हैं, बस उसमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि यदि उसकी स्टिक सड़ने लगे तो आपको उसको तुरंत निकालना है, अदरवाइज वो बहुत सारी नेगेटिविटी जनरेट करता है, तो आपको थोड़ी केयर करनी पड़ती है उसकी। जी जी। जैसे आप कहीं आउट स्टेशन गए और 8-10 दिन उसमें पानी नहीं डाला तो खराब हो जाएगा, तो आपको उसमें जेल वेल डाल के सा मतलब उसको कि, क्योंकि वो पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा है। जी। अब कोई चीज़ सड़ रही है तो पॉजिटिविटी तो नहीं देगी वो, फिर वो पता चलेगा कि आप रखा अच्छे के लिए था लेकिन वो नेगेटिविटी क्रिएट कर। अच्छा, जैसे हम लोग हिंदू परंपरा से जुड़े हैं, बट ये चाइनीज चीजें बहुत इफेक्टिव रही हैं कुछ सालों में। तो लाफिंग बुद्धा और गणेश जी का कुछ सिंबॉलिक एक से है या कुछ अलग है देखिए क्या? चाइनीज जो है वो बुद्धिस्ट परंपरा को ज़्यादा मानते हैं, जी ठीक है। वो अलग अलग गॉड में बिलीव नहीं करते, जी। लेकिन उनके कुछ गॉड हैं, लुक फुक साउ, चाइनीज के 3 मेन गॉड जिन पे वो पूरा बिलीव करते हैं। उस तरीके से चाइनीज को सिंबल्स का चाइनीज यूज करते हैं। बेसिकली इंडियन वास्तु और चाइनीज वास्तु फेंगशुई में यदि आप डिफरेंस देखेंगे तो जो इंडियन वास्तु है ये द्वि ऊर्जा पद्धति है, इसमें हम 2 तरीके से करते हैं, हम नेगेटिविटी को जीरो करते हैं, पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं, तो ये द्वि ऊर्जा पद्धति कहलाती है। फेंगशुई में चाइनीज वास्तु क्या है, वो सिर्फ पॉजिटिविटी बढ़ाने पर उनका पूरा फोकस है, नेगेटिविटी कम करने पर उनका कोई फोकस नहीं। मतलब विंड चाइम से आप पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं, लाफिंग बुड्ढा रखने से आप, हैप्पीनेस सिंबल है हैप्पीनेस सिंबल तो है आप जी। पॉजिटिविटी बढ़ा सकते लाफिंग हैं, बुद्धा नाम ही है इसलिए। है ना। तो अच्छा। चाइनीज के जो भी सिंबल्स हैं, क्रिस्टल ट्रीज हो गए और जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो जैसे आपके ड्रैगन्स हो गए, ये सब इसीलिए है। जी। और कामधेनु गाय, वो कहाँ रखनी चाहिए? कामधेनु गाय अपने, आपने सुना होगा भगवान परशुराम के बारे में। हम्म। भगवान परशुराम के जो पिताजी थे उनको कामधेनु गाय गिफ्ट में दी थी देवताओं ने। वो सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए कामधेनु, सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामधेनु गाय रखी जाती है। कामधेनु गाय को रखने का सर्वोत्तम स्थान है साउथ ईस्ट, आग्नेय दिशा। लेकिन कामधेनु गाय प्योर मेटल की होनी चाहिए, ब्रास की, पीतल की होनी चाहिए, और उसमें फेस होना चाहिए। कामधेनु गाय बहुत डिजाइनर होती है, उसमें फेस होता है, वही कामधेनु गाय रखना चाहिए। जो गाय बछड़े के साथ जो आप गाय रखते हैं, जी। बेसिकली वो कामधेनु गाय नहीं है। नहीं नहीं, वो तो कृष्ण जी हाँ वो कृष्ण जी की बात है, तो लीलाओं ये में से दो कुछ एक दो सेपरेट गाय होती हैं। सेपरेट है। तो कामधेनु गाय से क्या सभी पॉजिटिव होती है? कामनाओं की पूर्ति के साउथ लिए। ईस्ट तो जैसे आपने बोला किचन का स्थान होता है, अग्नि को, हम्म। तो वहां पर कामधेनु गाय मतलब अगर उनको क्या करेंगे? देखिए, आपकी भावनाओं को ईश्वर तक पहुंचाने का सबसे पहला काम कौन करता है? अग्नि। पवित्र क्या है सबसे? जी अग्नि। जी। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 महाभूत हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पवित्र किसी को माना गया है तो वो अग्नि को। अच्छा। क्योंकि अग्नि ही एक ऐसी है जो सबसे ज्यादा पवित्र है, आपकी भावनाओं को ईश्वर तक पहुंचाने का काम अग्नि करती है। आप हवन करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, तो भी अग्नि के बगैर नहीं होता है। जी। सब कुछ स्रोत है अग्नि। आप क्या करें? आपकी विश करें, कामना पूर्ति से आप क्या करें? कामना करें, आपकी इच्छा व्यक्त करें, विश करें, तो वो भावना आपकी जल्दी ईश्वर तक पहुंचे, तभी तो कहते उसको हैं अग्नि कि दिशा में रखेंगे। जी, तभी कहा करते हैं कि जब आप किचन में खाना बनाए तो हमेशा खुश मन से बनाएं, क्योंकि वो इसीलिए देखिए हर चीज के पीछे का एक लॉजिक है, यदि आप लॉजिक समझ गए तो मैजिक आपकी लाइफ में अपने आप होगा। देखिए मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो मैंने जब वास्तु सीखा तो मेरे मन में यही सारे सवाल आते थे जो अब आप मुझसे पूछ रहे हैं। इसीलिए मैंने इतना स्टडी किया, रिसर्च किया, बुक्स लिखी, और मेरा ये पैशन था, तो बाद में मैंने इसको प्रोफेशन बनाया। तो मैंने ये समझा कि कोई भी कुछ भी बोले, मतलब आजकल तथाकथित वास्तु कंसल्टेंट बहुत सारे हो गए, सारे एस्ट्रोलॉजर अपने आप को वास्तु कंसल्टेंट बोलते हैं, सारे वास्तु कंसल्टेंट अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, बट उनको बेसिक साइंस ही नहीं पता है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा किसी के बारे में कि कौन कितना जानकार है या मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक जनरल, मेरा ओपिनियन है ये और मेरा लोगों को सजेशन है ये, कि आप किसी का बताया हुआ कोई भी चीज़ यूज़ करें, कोई भी रेमेडी करें, तो एक बार अपने दिमाग से थोड़ा सा लॉजिक लगाएं हर चीज़ में।
आजकल आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी है, उससे आपको हर सवाल का जवाब तुरंत, एआई है, तुरंत मिल जाता है। आपको कहीं यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप हर चीज़ का लॉजिक ढूंढ सकते हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो हमारा हिमालय जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो हमारी इंडिया की ठंडी हवाएं कहाँ से आती हैं? उत्तर दिशा बिल्कुल। से। ये एक साइंस है। ठीक है, साइंस है। अब यही हिमालय चाइना के कौन से डायरेक्शन में आ गया? हम्म, हमारे पीछे चाइना है ना। हमारे पीछे है। तो उनकी ठंडी हवाएं कहाँ से आती हैं? अग्नि और दक्षिण दिशा से, साउथ से। चाइनीज बोलते हैं दक्षिण दिशा में ड्रैगन लगाइए, क्योंकि वो आग उगलता हुआ ड्रैगन है। अच्छा। वो उनकी ठंडी हवाओं को गर्म करके एब्जॉर्ब करता है और गर्मी को बढ़ाता है। ठीक। क्या वो ड्रैगन हम इंडिया में साउथ में लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए वहां तो। है ना, तो यही लॉजिक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वास्तु इज अ नेचर बेस्ड साइंस, इट्स अ कंप्लीट साइंस। हमको जो भी फॉलो करना है वो नेचर के हिसाब से फॉलो करना है, पंच महाभूत को बैलेंस करना है। जी। घर में भी हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना है, उसी में विलीन होने वाला है। हमारा घर में भी एटमॉस्फेयर कंडीशन के जो एनर्जी है वो बैलेंस करना। अब मान लीजिए किसी घर के 3 साइड्स ब्लॉक हैं, सिर्फ एक ही साइड रोड है, तब आप बोलेंगे कि जी इसमें कैसे वास्तु फॉलो करें? तो उसमें वास्तु फॉलो करने के लिए ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब सारे सामान यूज किए जाते हैं, इनकी रेमेडीज की जाती इनकी पॉजिटिविटी हैं बढ़ाती पॉजिटिव बढ़ाने के लिए और नेगेटिविटी कम करने। है। जैसे मैंने आपसे अभी पहले बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड पूछा था, तो जो एक अधिकतर देखा गया है, 7 घोड़े जो होते हैं दौड़ते हुए, वो भी क्या वास्तु से रिलेटेड है? देखिए, जैसा कि अभी मैंने बोला, सिंबल्स, 7 घोड़ों की सफेद फोटो, आप, सफेद घोड़े। है ना, 7 सफेद घोड़ों की फोटो आपको बहुत तेजी से लाइफ में दौड़ाती है घोड़े की तरह। क्योंकि अगर आप इसको अपने हिंदू कंसेप्ट में लाएं तो सूर्य कितने देव घोड़ों पे चलते हैं? सूर्यदेव 7। हाँ। उनकी 7 रश्मियां, 7 घोड़ों पे ही सूर्यदेव आते हैं। अब आप 7 वाइट घोड़ों के लगाने की जगह ईस्ट दिशा में 7 घोड़ों के साथ सूर्यदेव की फोटो लगाइए, वो मच बेटर है आपके उन 7 घोड़ों से। अच्छा। आप वैसे ही दौड़ेंगे, सूर्य के समान तेज भी पाएंगे। भाई बिना सूर्य के ये पृथ्वी नहीं चल सकती, बिना रोशनी के अन्न नहीं हो सकता। तो यदि आपको सफेद 7 घोड़े लगाने हैं तो उसकी जगह आप सूर्य के 7 घोड़ों के साथ फोटो लगाइए। सूर्य के 7 घोड़े? सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं, उस पर सूर्यदेव होते मतलब हैं। सूर्यदेव की फोटो लगा? सूर्यदेव की फोटो बाजार में 2 तरह की आती है। एक तो कंप्लीट सूर्य आता है, सिर्फ उसमें किरणें दिखाई दे। एक आता है जिसमें सूर्य अपने रथ पे बैठे हुए हैं और 7 घोड़े चल रहे जी हैं। जी जी, अच्छा वो वाला फोटो मैं आपको बोल रहा ये इस दिशा में। हूँ। ये फोटो आपके बच्चों को बहुत तेजी से आगे लेके जाएगा। मतलब उनके स्टडी रूम में लगाना चाहिए बेसिकली, या कॉमन एरिया में, कि वो दिखाई भी हाँ, दे, दिखाई भी दे। तभी उसकी एनर्जी देखिए, बढ़े। आपको नेम फेम चाहिए तो भी आपको आपका सूर्य स्ट्रांग करना पड़ेगा, तो ही नेम फेम मिलेगा। बच्चों की स्टडी चाहिए और उनको बहुत स्ट्रगल, बहुत ज्यादा मेहनत करनी, तो भी ईस्ट स्ट्रांग करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कि पैसे कैसे जल्दी आए? देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी बहुत चलायमान है, एक हाथ तरफ आती हैं, दूसरी तरफ जाने का रास्ता पहले तैयार होता है। तो आधे से ज़्यादा लोगों की यही समस्या है कि पैसे आते हैं और जल्दी खर्च हो जाते हैं। और कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि उनका सिर्फ आते ही आते हैं, जाते कहीं है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो आपके सवाल के लिए मैं सिर्फ एक छोटा सा उपाय कहना चाहूँगा। घर के ईशान्य कोण को और उत्तर दिशा को बिल्कुल साफ रखें। वहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी ना रखें, कचरे का डिब्बा ना रखें, जूते चप्पल ना रखें। और यदि संभव हो तो ईशान्य में आप एक बहता हुआ झरना पानी का, मतलब वाटर फाउंटेन, छोटा सा रख लें और उसको चलने दें। तो आपका ईशान्य उत्तर एक्टिव हो जाएगा, जो कि आपके पैसे के फ्लो को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। जैसे, और फेम कैसे पा सकते हैं? इसका जवाब मैंने अभी अभी आपको कुछ देर पहले दिया कि यदि आप घर के ईस्ट वॉल में सूर्य के 7 घोड़ों के साथ, सूर्य देव के रथ के साथ उनकी फोटो लगाएं और आप डेली सूर्य देव की आराधना करें तो आपको फेम जल्दी मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं
कि भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम, उनके आराध्य कौन थे? भगवान सूर्य। तो उनको फेम बहुत ज्यादा मिला। तो फेम जब भी चाहिए, सूर्य तो चाहिए। कुंडली में सूर्य स्ट्रांग होगा। तो जल भी चढ़ा सकते हैं हम लोग। देखिए, इस बार सवाल के में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है एस्ट्रोलॉजर्स वर्सेस वास्तु के बीच में। सूर्य को जल चढ़ाना कभी भी अच्छा है। सूर्य को जल चढ़ाने से एक नियम है कि सूर्य को जल जब भी चढ़ाते हैं, वो एक तो गीले बदन चढ़ाते हैं, दूसरा ऐसे चढ़ाते हैं कि मतलब बिल्कुल ऊपर करके कि आपके सामने से पानी टपके और सूर्य की किरणें उसकी पोलराइजेशन हो। जब उस पानी का पोलराइजेशन होता है तो आपका बॉडी हेल्दी होती है और माइंड हेल्दी होता है। तो जब ये दोनों हेल्दी रहेंगे तो आप अपने आप सही रास्ता मिल जाएगा। सूर्य को जल चढ़ाना कभी भी अच्छा है। अब जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का है, मतलब अगर हम एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं, तो जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का है वो भी सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उनका वो भी शांत होता है। इस तरह के उपाय हैं छोटे छोटे जो करने हैं, पर आदमी आजकल इतना आलसी है कि वो कम एफर्ट्स में ज़्यादा चाहिए। अब वो सुबह, अब आप दिन के 12 बजे उठ कर सूर्य को जल चढ़ाओगे, वो प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है। सूरज को जल चढ़ाना अच्छा होता है। जी। जैसे कब ऐसा होता है कि कोई ज्यादा पूजा पाठ कर ले, या फिर ज्यादा नग मुंह में पहन ले, तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं क्या? देखिए, सारे ग्रह पृथ्वी सब चलायमान है, ये बात आप मानती हैं? तो जो चीज़ आज आपके लिए अच्छी है, ये 5 साल बाद आपके लिए अच्छी होगी, वो नग, ये क्या ये ज़रूरी है? जी। जैसा कि आप जानती हैं कि महादशा, अंतरदशा, ग्रहों की स्थिति सब बदलती है। आप इससे एग्री कर रही हैं? हाँ जी। तो फिर आज मान लीजिए मैं बोलूं कि आपको पुखराज सूट करेगा, तो क्या 12 साल बाद भी पुखराज सूट करेगा? क्योंकि दशा, अंतरदशा, महादशा सब तो बदल जाएंगी। तो वो कैसे सूट करेगा वो? लेकिन वास्तु क्या है, घर अगले 100 साल आपकी 3-4 पीढ़ियां भी निकलेंगी तो भी नेचर तो वही रहेगा। सूरज तो पूरब से ही उगेगा, वो नहीं बदलता। वास्तु में हम इस बात का एश्योरेंस करते हैं कि आने वाली जनरेशन का भाग्य अच्छा होगा, उसकी कुंडली अच्छी होगी। यदि आपका घर सही है तो आपका जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उस घर में, उसकी कुंडली में वो दोष नहीं आएंगे। वास्तु से एक हटकर क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि जैसे आप एस्ट्रोलॉजी के भी मास्टर हैं। जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसकी पत्रिका में उसका राशि के अकॉर्डिंग उसका लेटर आता है। तो उसी लेटर के अकॉर्डिंग नेम रखना चाहिए या कोई भी नाम हम लोग रख सकते हैं? क्या फर्क पड़ता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में हम लोग मुहूर्त, पंचांग, इन सबको बहुत ज़्यादा मानते हैं, कुंडली को बहुत मानते हैं। कोई भी चीज़ बनी है, कोई साइंस बनी है, तो उसके पीछे का कभी ना कुछ लॉजिक तो रहा होगा। जो ऋषि मुनियों ने इतने लॉजिक के साथ ये बनाए हैं, वो आज भी हम इस आधुनिक युग में उस पर रिसर्च करके पा रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही निकल रहा है। तो अब आप स्वयं बताएं, क्या जो आपने सवाल पूछा कि वो लेटर रखना चाहिए, हाँ या नहीं, अब आप इसका जवाब दीजिए। मतलब अगर हम अच्छा नाम हमेशा बोलेंगे तो उसके बच्चे के जीवन में इफेक्ट आए। है ना? लेकिन कंडीशनल मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि भगवान के नाम मत रखो। अच्छा। लोग राम रख देते, कृष्ण जी रख जी। देते, सीता रख देते, और फिर उनको गालियां भी देते हो, हाँ। क्योंकि आप डांटते भी हो बच्चों को। वो गाली देते ना चाहते हुए एक बच्चे। अरे मेरे एक क्लाइंट थे, वो भाई ने तो क्या किया कि उनके बहू ने जानबूझ के अपने ससुर का नाम रख दिया अपने बेटे का। क्योंकि साउथ इंडिया में जब कभी आप जाएंगे तो क्या कहते हैं, फोर फादर्स फोर फादर्स के नेम्स। नेम्स अपने नेक्स्ट जनरेशन पे रख देते हैं। जी हाँ। अब उनको आप गालियां दे रहे हो, और इधर आप एंसेस्टर्स की पूजा भी कर रहे हो, पितरों की पूजा करते हो, इधर पितरों को गाली दे रहे हो। तो ये कहाँ तक ठीक है? जी। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है सबको कि नाम जो कुंडली में अक्षर आए उसके हिसाब से रखिए, लेकिन भगवान के नाम बाकी मत नाम रख, ना। क्योंकि आप जाने अनजाने में उनको एब्यूज करते। जी जी जी। तो आज हमने जानी बहुत सारी चीजें वास्तु के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, और घर के मेन मुख्य द्वार के बारे में, और भी कई चीजें जानी। तो सर ने हमें इतना समय दिया, उसके लिए आप सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद कंचन जी।